एल्यूमिनेटिंग गैस से, जिसे जिसे बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन का नाम दिया गया। 1834 में एल्हर्ड मिटस्कैल्रिक ने प्रिपेयर किया था इसी तरह का सेम सब्सटेंस। उसने बेंजोइक एसिड को हीट करके उसने लाइम के साथ बेंजोइक एसिड को हीट करके इसी तरह का सेम सब्सटेंस प्रिपेयर किया था, और जिसे बेंजीन का नाम दिया गया था, C6H6। बेन जी, मैनी ट्रीज, और फिर एक वो ट्रीज बालसोमा, वह उससे जब कट किया गया तो उसके बाग में से खुशबू आई, फ्रेग्रेंट। गम बेंजोइन जिसे भी कहा गया, गम बेंजोइन इन द बालसोमा। और बेंजोइक एसिड फिर ना एक फ्रेंच वर्ड बेंजोइन से डिराइव्ड किया गया, और जिसे अरेबिक और जावी वगैरह में उसके मीनिंग आए। इससे फिर जावा में से इंसेंस, जिसका मतलब है परफ्यूम। फिर उसे किया गया अ सब्सटेंस, एक ऐसी शय फ्रेग्रेंट ऑर्डर, व्हेन वो जब जलती है तो वो फ्रेग्रेंट ऑर्डर देती है। बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड था वो सेल्फ ऑर्डरलेस था, बट जब वो जहां से वो डिराइव किया गया था वो था गम बेंजोइन, लेकिन वो ऑर्डरलेस नहीं था, उसमें ऑर्डर थी, उसकी प्लीजेंट ऑर्डर थी। कंपाउंड रिलेटेड टू द बेंजीन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिमिलर प्लांट एक्सट्रैक्ट, और इसी तरह के कंपाउंड, कुछ और कंपाउंड भी वो भी फ्रेग्रेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल टोलो ब्लॉसम थी, जिससे टोलोइन को डिराइव किया गया। टोलो ब्लॉसम की डिस्टिलेशन हुई 1840 में, उसने मिथाइल बेंजीन दी, जिसका नाम टोलोइन दिया गया। और बेंजीन, टोलोइन और ये फ्रेग्रेंट तो नहीं थे, लेकिन ये एरोमेटिक प्लांट से डिराइव किए गए थे। सो इस वजह से इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया है। एरोमा, ये खुशबू भाई, वो फ्रेग्रेंट से इनकी मिसाल ली गई है, इसी वजह से इन्हें एरोमेटिक में क्लासिफाई किया जाता है। और एक और क्लास थी एलिफेटिक, कम्स फ्रॉम, जो आई थी ग्रीक में एलोफोर से, जिसका मायने था ऑयल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एज एलिफेट, इसमें हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की जाती थी एलिफेटिक पे, और ये 1860 में टेक्स प्लेस हुई ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला C6H6 बेंजीन। इट शुड बी एडिशन, बेंजीन को C6 और H6 की बेस पर एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन जब हम इसे ट्रीट करते हैं Br2 ब्रोमीन के साथ तो ये एडिशन रिएक्शन शो करती है, बट इसमें जब हम इसे बेंजीन के साथ ट्रीट करते हैं CCl4 की एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करती। और अगर हम इसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें, FeCr3 अगर हमने इसे ऐड किया, तो इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, इसने हमें एडिशन रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन हमने जो पीछे पढ़ा था उसके मुताबिक बेंजीन को हमें एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए था। कैक्यूल अप्लाइड इट टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। कैक्यूल ने 3 प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे अप्लाई किया। बेंजीन इज C6H6, एक तो उसकी फार्मूले की खासियत के तौर पर C6H6। ऑल द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन आर इक्वल। हाइड्रोजन, क्योंकि हमने ये तो जाहिर बात है कि उसमें सारे हाइड्रोजन इक्वल थे। 4 बॉन्ड ऑफ ईच कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, और इस वजह से वो 4 बॉन्ड बनाता है। आगे उसके जो ओपन चेन फार्मूला सिस ट्रांस और टर्मिनल शेप थी, और जिसमें हमने हाइड्रोजनेशन की, ट्रांस ने एनर्जी रिलीज की 27.4 kCl, और फिर हमने सिस की हाइड्रोजनेशन की, उसने सिस ओपन चेन की, हमने जब इसकी की वो हाइड्रोजनेशन, तो उसने 28.3 kCl हमें एनर्जी दी। फिर जो टर्मिनल था उसने 30.3 kCl मोल हमें हाइड्रोजन एनर्जी दी। लेकिन जो सबसे कम जिसने एनर्जी रिलीज की वो मोस्ट स्टेबल था। मोर स्टेबल लो एनर्जी रिलीज, जो लो एनर्जी रिलीज करेगा वो मोर स्टेबल होगा। लेस स्टेबल हाई एनर्जी रिलीज, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो लेस स्टेबल होगा। इसी तरह हमने जब देखा इसे हाइड्रोजनेशन की गई भाई, इसकी बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से एनर्जी रिलीज हुई 208 के जे मोल किलो जॉल पर मोल, जब इसकी एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब वो 120 से 3 मल्टीप्लाई की गई तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी आई वो थी 152 के जे मोल। लेकिन 360 एनर्जी थी उसकी, वो 120 से जरब करने के बाद, साइक्लोहेक्सेन को ऑब्टेन करने के बाद, और एनर्जी डिफरेंस था 152 के जे मोल। इसका मतलब है बेंजीन ने लेस एनर्जी रिलीज की एक्सपेरिमेंटली। इसके ड्यू टू दिस रीजन बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल।
The large difference of resonance energy that places benzene in the separate category called aromatic. The question arises that only benzene shows such. अब ये क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि बेंजीन सिर्फ ये ऐसा बिहेवियर शो करती है कि ये ऑल साइक्लिक अल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम रखने वाले कंपाउंड ये बिहेवियर शो करते हैं। इसके लिए हमने साइक्लोहेक्सोटेट्राइन के साथ रिएक्शन किया, और लेकिन उसमें जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेपरेट बॉन्ड लेंथ थी। एक जो उसमें बॉन्ड लेंथ थी वो थी 146 146.2 पिकोमीटर, और एक थी 133.4 पिकोमीटर, जिसकी वजह से, लेकिन बेंजीन में तो सिर्फ हमें एक वो उसकी बॉन्ड लेंथ मिली थी 139 पिकोमीटर, नॉट, जिसकी वजह से दो बॉन्ड लाइन होने की वजह से ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, और इस ये नॉट कॉन्जुगेशन इन पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ प्लेनरिटी एक्ट एज अल्कीन। साइक्लोहेक्स ये टेट्राइन थी जो ऑक्टा टेट्राइन थी, जो ये एक्ट एज अल्कीन नॉट लाइक अ बेंजीन, ये एक्ट अल्कीन के तौर पर एक्ट करेगी। इसके बाद सर ठीक है, काफी हो गया। ठीक है, ओके सर। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ जो यहाँ से आपने रोका है। तो यहाँ से अब दो तरह के कंपाउंड नजर आए। हालांकि देखें बेंजीन के अंदर भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे और ऑक्टा टेट्राइन के अंदर भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसने स्टेबिलिटी शो की थी वो बेंजीन था, जबकि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन ने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो नहीं की। हालांकि दोनों के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे, दोनों साइक्लिक थे। तो इसका मतलब कि जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड अल्कीन है वो एक जैसी नहीं थी, वो दो तरह की, एटलीस्ट दो तरह की तो सामने आई। एक ने शो किया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और एक ने उस तरह की स्टेबल नहीं, बल्कि नॉर्मल अल्कीन से भी कम स्टेबिलिटी शो की उसने। ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है इसने नॉर्मल से भी कम स्टेबिलिटी शो की है, जो जैसा कि अल्कीन के हमने 3 पीछे रिएक्शन किया उनसे भी कम, मीन ये अनरिएक्टिव की रिएक्टर थे। तो अब साइक्लो इस तरह की जितने भी है साइक्लिक अल्कीन जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रखती हैं वो सारी एक जैसी नहीं है। अब आगे फिर एनर्जी जब एक जैसी नहीं है यहाँ से पता चल गया, तो फिर इनके अंदर डिफरेंस देखने के लिए इसके अंदर ये जो स्टेबिलिटी आई है, ये अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो किस बेसिस पे आ रही है उसको देखने के लिए फिर चेक किया गया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द रिंग। फिर उसके लिए एग्जांपल्स दी गई हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन थी, एक पहले उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो फिर देखा कि वो प्लेनर बन गया, फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, फिर देखा कि वो प्लेनर बन गया। तो ये इंडिकेट करता था कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मैट रोल अदा कर रहा है, जबकि नंबर ऑफ कार्बन अदा नहीं कर रहा। हालांकि सब के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 8 थे, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज किए गए तो मॉलिक्यूल ने अपने प्लेनरिटी को चेंज किया, अपनी स्टेबिलिटी को चेंज किया। तो यही एक्चुअली यही सारा मफरूजा बेस बनाया गया कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली मैटर करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग मैटर नहीं करते। फिर खास टाइप के जो नंबर ऑफ खास नंबर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे रिंग के अंदर वो स्टेबिलिटी शो कर रहे थे। इसके इररिस्पेक्टिव जो दूसरे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इनस्टेबिलिटी शो कर रहे थे। जैसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो 6 थे या 10 थे वो स्टेबिलिटी शो कर रहे थे, लेकिन जबकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 थे और 8 थे वो इनस्टेबिलिटी शो कर रहे थे, मीन उतने से वो नॉर्मल अल्कीन से भी कम स्टेबिलिटी शो कर रहे थे। तो नंबर ऑफ, अब हम बात करेंगे, हमने अब क्लासिफिकेशन कर दिया। एक हमारा ओपन चेन हो गया, उनको हमने अलग कर दिया, उसको हमने रखते हैं नॉर्मल अल्कीन, और दूसरा हम ओपन चेन से उसको लफ्ज़ यूज करते हैं। दूसरा हो गया वो कंपाउंड जो नॉर्मल से भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रखते हैं या अनस्टेबल हैं, या फिर वो कॉन्जुगेटेड या फिर एडिशन रिएक्शन देते हैं। और तीसरे वो कंपाउंड जो नॉर्मल अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल हैं और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। वो एक सिंपल रेजोनेंस होती है और सिंपल रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। सिंपल रेजोनेंस के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब बात आ जाती है एरोमेटिसिटी की या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, साइक्लिक हैं, अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। जैसा कि बेंजीन ने 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज किया है सिर्फ 1 मोल में, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये 152 है, ये रेजोनेंस एनर्जी ऑफ
बेंजीन है। तो अब हमने फिर उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह पाई बॉन्ड बनते हैं। एरोमेटिसिटी की फिर डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया, फिर इसके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को देखा। जैसे जैसे फिर इसके अंदर ये भी देखा कि जैसे जैसे नोड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और उसके साथ एक वो भी शो किया गया था जो एटॉमिक पी ऑर्बिटल है। अब उन्हीं सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए हम आगे चलते हैं। आज हमारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड एरोमेटिसिटी। एक्चुअली अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को हमने आपको कवर कर लिया। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये भी मेथड है जो भी आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है ना। एक सर्कल है और सर्कल के अंदर जो भी हमारे पास कंपाउंड गिवन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर फिट किया जाता है। जैसे ये पहला देखें कि हमारे पास एक पूरा रिंग है, रिंग के अंदर बेंजीन को फिट किया गया है। फिट करने के लिए जो बॉटम लाइन है वो हमारे पास एक होगी, फिर उसके पास दो दो लेवल स्टेयर की सूरत में निकल जाते बढ़ते जाएंगे। जैसे बेंजीन में पहले रिंग में देखें, पहले बॉटम पे एक सिंगल है ऑर्बिटल है, फिर उसके ऊपर दो ऑर्बिटल पैरेलल स्टार्ट हुए हैं जिसके एनर्जी हाई है, फिर इस तरह उसके ऊपर दो चले गए हैं और टोटल 6 बने हैं। 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं बनेंगे क्योंकि 6 ही हमारे पास एटॉमिक पी ऑर्बिटल थे। 3 बॉन्डिंग में चले जाएगा और 3 एंटी बॉन्डिंग में। ये जो डॉटेड लाइन दरमियान में शो की गई है ये हमारे पास एटॉमिक पी ऑर्बिटल का लेवल है, जिसमें से 3 नीचे वाले 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये ऊपर लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ये एरो लगा के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इसका शो किया गया है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी ऑलवेज लेस होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक पी ऑर्बिटल। अच्छा, पहला बेंजीन शो किया गया है। अच्छा, इसको फिल अप करने का भी तरीकाकार है कि हम हर लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे। पहले नीचे वाला सबसे लोएस्ट है, इसके अंदर कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम फिल कर देंगे, लेकिन ये उसके ऊपर जो 2 लेवल है, पहले एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पहले में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा। मीन 1 बाय 1 करके फिल होंगे एट ए टाइम। ये नहीं हो सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एट ए टाइम एक ऑर्बिटल में चले जाएं और दूसरे ऑर्बिटल को छोड़ दें। इसको कहते हैं रीजनरेट सिस्टम। जब ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर होती है तो उनके लिए 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक में चला गया, फिर दूसरा उसी में नहीं जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर चौथा आएगा तो फिर दूसरे में पेयर्ड अप हो जाएगा। अच्छा, इस तरह इसको फिक्स किया जाता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे वाला मेथड भी है। आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ये एनर्जी को शो किया गया। सबसे पहले बेंजीन है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है N=6 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले दो लोअर पे एनर्जी पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर 1 बाय 1 करके पहले एक इसमें गया, फिर दूसरा दूसरे में गया, फिर तीसरा पहले में गया, फिर चौथा दूसरे में गया। इस तरह करके ये फिल अप होंगे। अगर आप बेंजीन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कंप्लीटली स्टेबल है। अगर हम इसके एनर्जी डायग्राम देखें तो आप अगेन देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले में चले गए जो नीचे है, फिर 2-2 करके ये ऊपर बढ़ेंगे, तो ऊपर वाले 2 फिलअप किए हुए, तो इस तरह दोनों में 2-2 गए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो इस तरह 6 ही इलेक्ट्रॉन थे बेंजीन के अंदर, 6 के 6 यहाँ पर अकोमोडेट हो गए। और देखने की जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक पी ऑर्बिटल से नीचे लेवल पे हैं और सारे के सारे पेयर्ड अप हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। हालांकि फुली ऑक्यूपाइड वाला, इसको वैसे भी आप क्लोज शेल भी कहते हैं, वो आगे चलकर हम इसको करेंगे। वैसे भी ये क्योंकि पूरे साइकिल में है तो इसलिए इसको क्लोज शेल भी कहते हैं। और इसका ये पेयर्ड अप भी है, ये अनपेयर्ड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पेरेंटली, जिस तरह के ये फिलअप हुआ हुआ है। अच्छा, इस तरह के साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर देखें, ये चौथा है रिंग है, तीसरा रिंग है। तीसरे रिंग में देखें 4 टोटल एटॉमिक पी ऑर्बिटल हैं। तो 4 टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 पहले में चले गए। फिर आप देख सकते हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है और एक दूसरा ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। और दोनों की एनर्जी बेंजीन की निस्बत हाई है और इनकी एनर्जी एटॉमिक पी ऑर्बिटल लेवल पे खड़ी है। में एक तो इनकी एनर्जी हाई है इलेक्ट्रॉन लेवल की, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं,
एनर्जी वाइज भी, और दूसरा ये अनपेयर्ड भी हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, और यही वजह है कि ये जो हमारे पास ब्यूटाडीन है, ब्यूटाडाइन है, ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत जैसे, इसीलिए ये फौरन डाइमराइज हो जाती है। अब ये स्टेबिलिटी शो नहीं करती क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इसको स्टेबल नहीं होने दे रहे, और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, इसकी एटॉमिक पी ऑर्बिटल लेवल पे एनर्जी है। यही वजह है, और इसी वजह से कहते हैं कि ये जो ऑर्बिट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स हैं, वो ऐसी एल्कीन जिसके अंदर इस तरह का फिनोमेना हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और इस तरह दोनों दो हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर मौजूद हों और हाई एनर्जेटिक हों, वो उनकी एनर्जी ज़्यादा है, वो रिएक्टिव भी हैं, वो स्टेबिलिटी शो नहीं करते। इसी तरह का मामला नेक्स्ट तीसरा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का है, उसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब देखेंगे 2 पहले में चले गए, 4 उससे नेक्स्ट लेवल पे चले गए, 2 अगेन उससे नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, लेकिन दोनों सेपरेट हैं, दोनों अनपेयर्ड हैं, हाई एनर्जेटिक हैं, इसी वजह से वो रिएक्टिव भी हैं। और यही वजह है कि ये जो हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन तरह की नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन एरोमेटिक है, नॉट क्लोज शेल। तो इसको हम, क्योंकि ये पेयर्ड अप नहीं है, तो इसको क्लोज शेल भी नहीं कहते, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, कंप्लीटली पेयर्ड अप नहीं हुआ। और यहाँ भी अगेन नॉट क्लोज शेल, इसको भी कंसीडर नॉट क्लोज शेल में करेंगे। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर आप एनर्जी डायग्राम से देखते हैं तो 2 तरह के कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। एक वो जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हैं और उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक पी ऑर्बिटल से नीचे हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरे वो हैं जिनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 2 रिएक्टिव भी हैं और एनर्जी भी उनकी ज़्यादा है। अब वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव भी होंगे और उनका क्लोज शेल भी नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ें आप वो हैं जो पहला टाइप है जिसके अंदर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, आगे चल के देखेंगे, ये हमारे पास एरोमेटिक कहलाए है। और जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनर्जेटिक हैं, ये एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। अब पहले के अंदर जो केस है उसके अंदर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस के अंदर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरे केस के अंदर है 8 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले वो कंपाउंड है जो अनस्टेबल हैं और रिएक्टिव भी हैं। क्लियर होगा पॉइंट? अब इन दोनों की अब स्टेबिलिटी फर्क है, इसी तरह इनकी रिएक्टिविटी भी दोनों की चेंज है। जो अनपेयर्ड है ये ज्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। जो पेयर्ड अप है लेस स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। अब क्लोज शेल का भी आपको समझ आ गया होगा, क्लोज शेल किसको कहते हैं? जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे तो क्लोज शेल, और जो अनपेयर्ड होंगे तो वो नॉन क्लोज शेल। अच्छा, इसी सारी चीज़ों को, सारी जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ी हैं, इसको हक्कल रूल ने एक्सप्लेन किया कि कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होंगे। अच्छा, हक्कल रूल ने पहले जो डेफिनेशन किया, प्लेनर होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक सिस्टम विद 4 and 2 pi electrons have a closed shell of electrons all in bonding orbitals and are exceptionally stable। मीन सारी चीजें प्रॉपर्टी सुने। नंबर 1 प्लेनर, दूसरा फुली कॉन्जुगेटेड, तीसरा मोनोसाइक्लिक सिस्टम विद 4 and 2 pi electrons। अच्छा, फिर आगे क्लोज शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा है ऑल इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर एक्सेप्शनली स्टेबल। सच सिस्टम आर सेड टू बी एरोमेटिक। में ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो उस वक्त जो सिस्टम होगा वो एरोमेटिक होगा, स्टेबल होगा, क्लोज शेल होगा। अच्छा, अगर कहता है एनालॉग सिस्टम विद 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब्ड एज एंटी एरोमेटिक। अगर इसी तरह का कोई सिस्टम हो हमारे पास, अपेरेंटली प्लेनर हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो, मोनोसाइक्लिक सिस्टम हो, लेकिन 4 and plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हों उसके अंदर, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कहलाता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल the molecule is said to be aromatic if it satisfies the following condition। तो ये कंडीशंस हैं जो जनरली हम उसकी डेफिनेशन से ले सकते हैं। नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 2 कॉन्जुगेटेड होना चाहिए,
अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हो सिस्टम के अंदर। नंबर 3, ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसे हम हक्कल रूल कहते हैं। नंबर 4, प्लेनर होना चाहिए। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड में अगर कोई भी कार्बन ऐसी हो जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो ऑटोमेटिकली वो एरोमेटिसिटी से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तीसरा क्लोज शैलो पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, छठी कंडीशन है क्लोज शेल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ नीचे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का लिखा हुआ है कि 2, 4, 10, 2, 6, 10, 14 ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सिस्टम एरोमेटिक है। अगर ये 5-6 कंडीशन फुलफिल करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। द मॉलिक्यूल व्हिच सैटिस्फाई दीस कंडीशन इज सेड टू बी एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे ये नीचे वाली कंडीशन दी गई है। नंबर 1, साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, कॉन्जुगेटेड अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड हो। नंबर 3, ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर के नंबर ऑफ जो ओबे करना है उसने 4n+2 नहीं करना, 4n करना है। यहाँ पर जो n नंबर ऑफ n है ये डिजिट टर्म में या फिगर के तौर पर आया, होल डिजिट 1, 2, 3, 4 इस तरह होगा। लेकिन जब वो के ऊपर वाला जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जो n है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये देख सकते हैं n है 0, 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। नंबर 4, प्लेनर होना चाहिए, अपनी जगह पे होगा। नंबर 5, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। आगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 4, 8, 12। अच्छा, ये सारी कंडीशन होंगी तो कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो अगर जो ऊपर दी गई है एरोमेटिक के लिए और नीचे दी गई एंटी एरोमेटिक के लिए, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसी है जो रेलिवेंट फुलफिल नहीं हो रही तो फिर वो कंपाउंड हमारे पास नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक फर्दर एक क्लास है, जैसे डेफिनेशन है एनोलिन्स क्या होती है, क्योंकि हमने अभी कल के एनोलिन्स की डेफिनेशन ये चीज़ें देखनी है, ये एग्जांपल लेनी है। तो ये एनोलिन्स होती क्या है? These are cyclic compounds having alternate single and double bond and two equivalent structure can be drawn, and these compounds generally known as enolines. The number in bracket indicates the number of carbon in the ring. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, अगर इनको एनोलिन को शो करने के लिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन इज 6, तो यहाँ पर 6 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। CO2 को 8 से शो कर 8 एनोलिन, पहला है 6 एनोलिन, दूसरा है 8 एनोलिन। 6 एनोलिन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन मौजूद हैं। ये जो 6 है ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करता। बेंजीन है 6 कार्बन होते हैं तो 6 इसके अंदर लिखा गया। CO2 में 8 कार्बन होती है तो 8 लिखा गया। बट एनोलिन जनरली यूज्ड फॉर रिंग्स ऑफ 10 और हायर कार्बन। यहाँ एग्जांपल तो दी गई है 6 की है और 8 की है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए या ब्रॉडली स्पेक्ट्रम देखा जाए तो आमतौर पे एनोलिन या तो 10 का कार्बन का रिंग हो या उससे बड़ी कार्बन का रिंग हो, उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जो हमारे पास पता चलेगा कि वो एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, और हर एक कंपाउंड के लिए उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी जो भी ऊपर पैरामीटर दिए गए हैं वो लिखेंगे जरूर। तो पहला है हमारे पास CO2 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अगर इसको देखें तो ये साइक्लिक भी है, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है और नॉट प्लेनर हो जाएगा। अब इन सारी बातों के बाद तो इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर ये सारी जो कंडीशन दी गई हैं तो ये सारी की सारी एंटी एरोमेटिक की, लेकिन मसला ये है कि एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जेटिक है और सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, उससे ज्यादा स्टेबल है हमारे पास नॉन एरोमेटिक और सबसे लीस्ट स्टेबल पे खड़ा है एरोमेटिक। अच्छा जी, पहले ये प्लेनर था, CO2 ये पहले प्लेनर था लेकिन ये एनर्जेटिक था। अब इसने क्या किया, इसने अपने प्लेनरिटी को लूज किया और प्लेनरिटी को लूज करने के बाद ये एंटी एरोमेटिक से
नॉन एरोमेटिक में आ गया। यही वजह है कि पांचवा पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है नॉन प्लेनर। हालांकि तो ये प्लेनर है, जब sp2 हाइब्रिडाइज है तो फिर हम इसको प्लेनर कहेंगे, लेकिन लिखा हुआ है नॉट प्लेनर। और वजह उसकी लिखने की यही है कि और ये कोई भी चेंजिंग अपने अंदर नहीं कर सकता, एक काम कर सकता है और वो है हमारे इसका प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय करना। और यही है, जब प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये नॉट प्लेनर हो जाता है। नॉट प्लेनर होने की वजह से ये उसी तरह का बिहेव शो करता है जिस तरह का सिंपल अल्कीन करता है। तो यही वजह है, हालांकि इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन अपने प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करके ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। रिंग क्योंकि बड़ा है तो ये इस तरह का काम कर सकता है। इसी तरह का जो ऑप्टिमम लेवल है वो 5 कार्बन रिंग है। अगर 5 कार्बन रिंग या 5 से ज्यादा का होगा तो वो डी प्लेनर की तरफ जा सकता है। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक अपनी वो प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय करेगा और सारे के सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में चले जाएंगे। ये इसी नॉन प्लेनर होने की वजह से अब साइक्लोऑक्टेट्राइन को हम एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते, इसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि इसने प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय करके खुद को नॉन प्लेनरिटी में ले आया है और इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 3 मेंबर रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो जो एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2 है, तो लिखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। अच्छा, ये जो प्लस चार्ज होता है, ये पहले भी बताया था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो कार्बन होती है ये sp2 हाइब्रिडाइज होती है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये प्लेनर है। तो ये जो 3 मेंबर रिंग है प्लस चार्ज वाला, ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और वे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को वे भी करता है, क्योंकि n जहाँ पर 0 डाल देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिजल्ट आएगा। और फिर ये क्लोज शेल है क्योंकि पेयर्ड अप है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, और डीलोकलाइज्ड है। इन सारी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये हमारे पास एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। यही वजह है कि ये जो कैटाइन है ये एरोमेटिक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट आ जाए, वही 3 चीज में बढ़ेंगे, लेकिन प्लस चार्ज की वजह नेगेटिव चार्ज है। इस तरह ये टोटल एक डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी सारी चीजें फुलफिल करते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो एंटी एरोमेटिक के हैं, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप को फुलफिल करता है। आगे 3 एग्जांपल दी गई हैं। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिया गया है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक है, फिर एंटी एरोमेटिक है। उससे नीचे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है, पिरिडीन है, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी प्रॉपर्टी सारे के सारे एरोमेटिसिटी वाली फुलफिल करता है। अच्छा, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो किसी वक्त भी पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक साइक्लिक ब्यूटाडाइइन है, उसके अंदर पेंटाडाइइन है, और इसके अंदर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और बाकी सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अपेरेंटली ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन एरोमेटिक में नहीं आते। इसकी पीके वैल्यू निकाली गई तो 16 बनी, लेकिन जैसे ही अगर ये पीके वैल्यू में एस्टिक है, एस्टिक का मतलब एस्टिक ऐसा क्यों है? एस्टिक होने की वजह यह है कि जैसे ही ये प्रोटॉन देता है तो आगे से एक एनाइन बनता है। जो एनाइन बनता है वो एक एरोमेटिक बनता है। एरोमेटिक बनता है क्योंकि स्टेबल बनता है। स्टेबल होने की वजह से ये बैक की तरफ नहीं जाता, मीन ये प्रोटॉन लूज करने में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन पहले ये ना, या प्रोटॉन इसने नहीं दिया था तो नॉन एरोमेटिक था, जैसे ही प्रोटॉन इसने दिया तो ये एरोमेटिक बन गया। एरोमेटिक का आपको पता है कि ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो कार्बेन एनाइन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ बने हैं तो ये एरोमेटिक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है, सारी कंडीशन फुलफिल करता है। तो यही वजह है ये एसिडिक कंपाउंड है।
अच्छा आगे नेक्स्ट, अगर यही प्रोटॉन पहले केस के अंदर बेस यूज किया था तो इसने प्रोटॉन दिया था। इस प्रोटॉन देने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो एस्टिक स्पीशीज कहलाती हैं, तो इसलिए ये एस्टिक हो पहले रिएक्शन के मुताबिक। इसी जगह दूसरा देखें तो अगर ये जो हाइड्राइड निकले, मीन लोन पेयर भी अपना बॉन्ड पेयर भी साथ लेकर निकले तो प्लस चार्ज जनरेट होता है। तो ये है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज साइक्लिक है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, 6 नहीं है। तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर इसी तरह 5 मेंबर रिंग है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एरोमेटिक, अगर प्लस चार्ज है तो एंटी एरोमेटिक। इसी तरह एक नेक्स्ट कंपाउंड है, आप देख सकते हैं कि पूरा 7 मेंबर रिंग है, 3 इसके अंदर डबल बॉन्ड है, मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का हक्का रूट फुलफिल करता है। लेकिन जो 7वीं कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड रिमूव कर दिया जाए तो पीछे प्रोपाइलियम आयन बनता है। प्रोपाइलियम आयन के अंदर देखें प्लस चार्ज है, पूरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है, इसीलिए ये एरोमेटिक कहलाएगा। लेकिन जबकि पहले नॉन एरोमेटिक है, इसका मतलब ये इजीली यहाँ से सेंसराइज या प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर 2 कार्बन चेन है, 2 रिंग्स हैं, यहाँ पर अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये स्टेबल है। आगे एंथ्रासीन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन एरोमेटिक। अच्छा क्यूनोलिन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है। ये तीनों के तीनों कंपाउंड एरोमेटिक है। अच्छा आगे हमारे पास साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है, 2 सोडियम मेटल के आयन यूज किए, मेटल यूज किए और THF में, मीन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए गए। तो पहले ये नॉन प्लेनर था, नॉन एरोमेटिक था। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब इसका जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो गए। अब 10 होने की वजह से ये अब स्टेबल भी है, एरोमेटिक भी है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे अगेन 8 मेंबर रिंग है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, ऑक्सीडेशन की गई, तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बने। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हक्कल रूल को फुलफिल करता है, इसलिए अगेन ये एरोमेटिक है। अच्छा यहाँ पर अगर नेक्स्ट 9 कार्बन एक रिंग दिया गया है, इसके अंदर एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे ही एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आई है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, क्योंकि अब ये सारा प्लेनर नहीं रहा, सारा नॉन प्लेनर, एक कार्बन नॉन प्लेनर होने की वजह से सारे का सारा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट है n बराबर 2 मीन के 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, ये 10 एनोलिन है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक 10 कार्बन रिंग है और 10 कार्बन के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती है। पहली स्ट्रक्चर के अंदर है ऑल सिस 10 एनोलिन ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फिल करता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है सारे के सारे सिस हैं। अच्छा कहता है इंटरनल एंगल इज 144 डिग्री, अच्छा बट एक्चुअली इज 120 डिग्री। अगर इंटरनल एंगल को देखा जाए तो 144 बनता है, क्योंकि सारे के सारे सिस बॉन्ड है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज के मुताबिक इसे 120 एंगल होना चाहिए। तो 120 का मतलब है कि यहाँ पर 24 स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन पाई जाती है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल होने की वजह नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। हालांकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है। और नेक्स्ट में आ जाए तो यहाँ पर बी के अंदर वही का 10 एनोलिन है, इसके अंदर 4 सिस बॉन्ड है और एक ट्रांस है। अगेन वो स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है, तो ये भी उसी नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन में चला जाएगा। और तीसरा है 3 सिस हैं और 2 ट्रांस हैं, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द सेंट्रल H नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। अब ये जो हाइड्रोजन 2 शो किए गए हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, करीब करीब होने की वजह से एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से ये फिर रिपल्शन होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाते हैं, और नॉन प्लेनर होते साथ ही ये नॉन एरोमेटिक में डाल देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहेगा, हक्का रूल को फुलफिल कर रहा था एरोमेटिक के लिए, लेकिन
कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या रिपल्शन या कंडीशन ऐसी है जिसकी बेस पे वो नॉन एरोमेटिक नहीं रहा, वो नॉन एरोमेटिक में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, फर्दर है कि ऑल दो सिस्टम हैविंग नो बेंजीन सिस्टम स्टेबिलिटी आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम। मीन बेंजीन के अलावा अगर कोई भी कंपाउंड्स हैं या जिसकी स्टेबिलिटी बेंजीन से मैच नहीं करती तो वो नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक दो बेंजीन रिंग है और तीसरा भी एक रिंग जनरेट हुआ, उस पर दो हाइड्रोजन लिखे हुए हैं कार्बन पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके बने 10 और 12 बने। तो ये हमारे पास 12 होने की वजह से ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन लूज करता है, प्रोटॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन इसके 14 हो जाते हैं और 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर एक 14 मेंबर रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस का भी आप देख सकते हैं। 4 इसके अंदर हैं सिस हैं और 4 ही ट्रांस हैं। तो इस तरह ये जो दरमियान में H हाइड्रोजन जो इनसाइड द रिंग आए हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करते हैं। रिपल्शन शो होने की वजह से जो रिंग है वो डी प्लेनर हो जाता है। डी प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक में चले जाएगा क्योंकि एनर्जी उसकी हाई हो जाती है। तो जो इंटरनल रिंग के चारों स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, वो आगे रिपल्शन शो करेंगे, इसलिए ये नाम है। जब क्या कहते हैं इसके नेक्स्ट 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला अगला भी सिस्टम है जिसके अंदर जो दो नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है इंटरनली वो दूर दूर हो गए हैं, तो इसलिए रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन कम होने की वजह से ये एरोमेटिक में चला जाएगा। ये अब डिपेंड करता है, हालांकि हैं दोनों 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन उनकी अपनी सिस है या ट्रांसमेट्री है, तो इसी के बेस पे डिपेंड करेगा कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है 18 एनोलिन। मीन 18 कार्बन चेन है। यहाँ पर रिंग देख सकते हैं आप, काफी बड़ा है, एंगल स्ट्रेन भी नहीं है, ट्रांसिस एंगल जो 120 है, क्योंकि सारे का सारा फेवर करता है, हक्कर रूल की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ये एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की रिपल्शन नहीं है। जबकि 10 कार्बन रिंग और 14 कार्बन रिंग जो है, ये दोनों के अंदर रिपल्शन है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है। आगे नेक्स्ट 20 एनोलिन है। इसके अंदर हमारे पास जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अगर हम 4 को 4n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनता है। 20 होने की वजह से ये फिर नॉन 7 मेंबर कार्बन चेन है। ये अपने आपको नॉन प्लेनर से प्लेनर से नॉन प्लेनर में ले आती हैं, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक में ही कंसिडर होती है। क्योंकि वैसे ये एंटी एरोमेटिक में बननी थी, एंटी एरोमेटिक क्योंकि ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ये अपने आप को डी प्लेनर करते हैं और ये नॉन एरोमेटिक में आ जाते हैं, इसको पायरीन कहते हैं। अच्छा, आगे 2 एग्जांपल्स हैं। ये 5 यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल मौजूद है, तो इसको हल करने के लिए ये आगे से इसकी रेजोनेंस दी गई है। अब ये जानने के लिए ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मेंबर जिनके ऊपर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक प्लस चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 बने। 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये अनस्टेबल है। हाँ, अपने आप को ये बैक करेगा, अपनी प्लेनरिटी को हटाएगा, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। अच्छा, ये सारी कंडीशन जो फुलफिल कर रहे हैं ये एंटी एरोमेटिक की कैसे फुलफिल कर रहा था, वहाँ पर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट है अगेन हमारे पास है 7 मेंबर रिंग है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज आने की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और इसीलिए ये एरोमेटिक है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास 3 मेंबर रिंग है जिसपे कार्बोनिल पे प्लस चार्ज आएगा, तो 3 प्लस चार्ज आने की वजह से रिंग पे और sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, अगेन ये फिर एरोमेटिक में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और भी दिया गया है, उसके अंदर मेंथेनो आगे सारा वो 10 एनोलिन लिखा हुआ है वहाँ से, तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज आएगा सारे का सारा,
तो इट मीन्स ये हमारे पास एरोमेटिक कहलाएगा। आगे एक और एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल पहले भी हो गई है। अगर 2 प्रोटॉन हो 1 इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन निकलेगा तो स्टेबल आर्गन स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड जनरेट होगा जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और जिसकी वजह से वो भी एरोमेटिक कहलाएगा। इस बेस पे हम कंडीशन बेस पे ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और इन्हीं कुछ एग्जांपल्स को देख के या फिर जनरल रूल जो पहले दिया गया इन सारी चीज़ों को देख के हम कंपाउंड्स को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये था टोटल आज का एरोमेटिसिटी के हवाले। अगर किसी का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी का क्वेश्चन है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा, ये तो था हमारे पास एरोमेटिसिटी का। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक जी कंपाउंड। सर। यही शो हो रही है? यस सर। ठीक है, तो पहले एरोमेटिसिटी वाला हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को काफी गौर से पढ़िएगा क्योंकि ये नोमेनक्लेचर ऐसी है तो ये हर जगह जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे अगर नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी तो ये आपको हेल्प करेगी क्योंकि इसी बेस पे हम नाम लिख सकते हैं। ये डिटेल हम पढ़ेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है कंपाउंड का, डिफरेंट क्लासेस का। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम सारा डिटेल से शुरू करते हैं कि किस तरह का कंपाउंड है, किस तरह का नाम लिखा जाएगा, किस तरह के ये डिवीजन हो रही है। पहले नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और डेरिवेटिव। ये हम पहले शुरू में डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन या साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर ओपन चेन की बात करें तो उनमें भी फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है सैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन आ गई। तो अगर सैचुरेटेड की बात करें तो फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कंपाउंड्स। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो फर्दर क्लासिफाइड है जहाँ पे अनसैचुरेटेड दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक अल्कीन है और दूसरा अल्काइन है। लेकिन फर्दर इसको बजाय इसके उसको डिवाइड किए जहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टली कर दिया गया है, ये भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है, लेकिन साथ साथ ये अल्कीन एंड अल्काइन भी है। और ये तो थी कि ओपन चेन। साइक्लिक में आ जाएं तो इसके अंदर होमोसाइक्लिक जो अभी हमने पढ़ रहे थे, होमोसाइक्लिक या फिर बाईसाइक्लिक जिसके अंदर एक सिंगल रिंग हो सकता है, डबल रिंग हो सकता है, बहरहाल हम कहेंगे इसको होमोसाइक्लिक। और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हेट्रो एटम पाया जाता है। अगर हेट्रो एटम पाया जाता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। हेट्रो एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह के सारे, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कंपाउंड इनमें से अगर सारे कोई ना कोई इसमें एलिमेंट पाया जाता है, इवन सिंगल हो, तब भी एरोमेटिक कहलाएगा। आगे नीचे इसके फर्दर क्लासिफिकेशन भी इसकी दी गई है। एलिसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर आप देख सकते हैं कि साइक्लिक है, एरोमेटिक रिंग मौजूद है लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ऐसे को एलिसाइक्लिक कहेंगे।
अच्छा, अगर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर फुली sp2 हाइब्रिडाइज हैं, वो सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। अगर हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, फिर अगेन वो अदर फर्दर क्लासिफाइड किया गया। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर रिंग तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, या मेरे फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। और दूसरी है एरोमेटिक क्लास, जिससे हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कहलाएंगे या नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, लेकिन रहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इस तरह हम डिटेल से इसकी क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स की करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के दो मेथड हैं। एक तो कॉमन नेम है या जिसे ट्राइबल नेम भी कहते हैं। अच्छा, ये कॉमन नेम और ट्राइबल नेम आमतौर पे जिस सोर्स से कंपाउंड्स आइसोलेट या ऑब्टेन किया गया है, वो उसी सोर्स की बेस पे इसका नाम लिखा जाता है। जैसा कि मार्श गैस या नेचुरल गैस है, तो उसको क्योंकि मार्श गैस होती है, इसी वजह से मार्श गैस की बेस पे, क्योंकि मार्श गैस के अंदर मीथेन होती है मेजर, और मीथेन इसी वजह से, क्योंकि मार्श है तो इसी वजह से मीथेन का नाम दिया गया। आगे चल के इसका हमने जो इसका नोमेनक्लेचर का नेम है या ऑर्डर है जिसकी बेस पे हम मीथेन यूज करते हैं, दूसरा जो उसका नेम है उस क्लास का जिसके अंदर नंबर का कार्बन 1 कार्बन होता है। इसी बेस पे आगे चल के हम देखेंगे उसको, जब एक कार्बन है तो उसको मैथ कहते हैं, मैथ से मीथेन हो गया। लेकिन ये इसके साथ ये इसका मार्श गैस, ये जहाँ से ऑब्टेन हुए जो सोर्स को बात करते हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन सोर्स फ्रॉम व्हिच वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड। तो ये उस जो अगर कॉमन नेम की बात करें तो वो नाम दिया जाता है कि कंपाउंड को जिस जहाँ से पहली मर्तबा उसको ऑब्टेन किया गया है, तो इसलिए इसको मार्श गैस और मीथेन को कहा गया है। और क्योंकि मीथेन को साथ साथ मार्श गैस भी कहते हैं, और नेचुरल गैस इसलिए इसका जब यूज है क्योंकि इसके अंदर मेजरली मीथेन ही होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास आईयूपैक। ये हमारे आईयूपैक सिस्टम एक न्यू है, इसके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका एब्रीविएशन है। ये नीचे थोड़ा सा इसका डिटेल भी दिया गया है, लेकिन आईयूपैक जो है ये पूरा सिस्टमैटिक नेम, जब जरूरत ज़्यादा पड़ी, नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा हो गए, उनको याद रखना मुश्किल हो गया, तो फिर इस सिस्टम को डेवलप किया गया पूरी दुनिया में। 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। तो सबसे पहले कि 1930 के अंदर ये अदारा कायम किया गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट बिकेम आईयूपैक। पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री का, तो फिर आगे आईयूपैक, अप्लाइड केमिस्ट्री को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। सिंस 1949 आईयूपैक हैज इशूड रूल्स रिपोर्ट्स ऑन केमिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद से ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जब से ये बना। मोस्ट रिसेंट रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर पब्लिश्ड इन 1993 बाय आईयूपैक। हालांकि ये 1993 को इतना जल्दी का नहीं है, कम अज कम इसका मतलब ये 28 साल हो चुके हैं आईयूपैक रूल को डिफाइन किए हुए, जिससे कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। कहता है सिस्टमैटिक नेम आईयूपैक कहलाता है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये हमारे पास आगे एलिफैटिक कंपाउंड, सबसे पहले हम एलिफैटिक कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं, और ओपन चेन कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड को और अनसैचुरेटेड को। सैचुरेटेड भी आगे फर्दर क्लासिफाइड होगा, लेकिन आगे साइक्लिक और एसाइक्लिक ओपन चेन वो अलग बात है, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड है, ये भी फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया, एक अल्कीन है और एक अल्काइन है। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे पास सैचुरेटेड है उसको के नोमेनक्लेचर या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। वो हमारे पास है अल्कीन्स। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अल्केन के लिए इसका अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, क्योंकि मीन के अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उससे डबल कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और उसमें भी 2 ऐड होगा। लेट्स सपोज n = 1 हो तो C1 कहलाएगा। C1 के बाद H, यहाँ भी n की जगह 1 लगाओ तो 2 + 2 तो H4, इसका मतलब CH4 बन जाएगा। CH4 इसी बेस पे इसको इसका फार्मूला इसी तरह मूव करते रहेंगे।
अगर इसी जगह n की जगह 2 लिख दिया जाए तो C2 हो जाएगा, और H की जगह 2 × 2 4 + 2 6। तो अगर कार्बन 2 है तो H6 होगा, तो ये हमारे पास इथेन होगी। ये जनरल फार्मूला है हमारे पास अल्केन्स के लिए, ओपन चेन अल्केन के लिए। ये जो है जो ओपन चेन है, ओपन चेन अल्केन के लिए ये फार्मूला है। अच्छा, लेस अफिनिटी टू रिएक्ट, और इसका ये है कि क्योंकि ये सारे कार्बन से क्योंकि हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, कोई भी पोलराइजेशन आमतौर पर नॉर्मल कंपाउंड में नहीं होती, इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। नेम ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में नाम आमतौर पे डिस्कस किया जाता है। नंबर 1 प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास चेन लेंथ होती है जिसके अंदर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन शो करते हैं। दूसरा होता है सुफिक्स, क्लास ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप के कौन सी क्लास कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है। नंबर 1 प्रीफिक्स जिसके अंदर चेन लेंथ है, और नंबर 2 सुफिक्स जिससे फंक्शनल ग्रुप शो होता है, और तीसरा है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और जिससे वो फंक्शनल ग्रुप जो जिसकी बेस पे हम नाम लिखने जा रहे हैं वो किस पोजीशन में मौजूद है, उसको ये 3 स्टेप्स होता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले रूल्स रेगुलेशन की तरफ जाएं। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आगे चल के हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। तो अगर क्योंकि अभी अब हमने बात की थी कि अगर कोई चेन मौजूद हो सकती है और चेन के ऊपर ब्रांच भी हो सकती है, जो ब्रांच है उनको फिर हमने ब्रांच के तौर पर लिखना हमारी मजबूरी है, और उसको ब्रांच के तौर पर कैसे लिखेंगे उसको हम एक रेडिकल कंसीडर करेंगे कि वो चेन के ऊपर एक रेडिकल के तौर पे या जो ब्रांच के तौर पर सामने आया है। तो यहाँ पर रेडिकल का मतलब यही है, रेडिकल आगे चेन लेंथ है कि हम उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन को शो करेंगे, रेडिकल की भी कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है ये उसको शो करेगा। जैसे एग्जांपल दी गई है, हमारे पास एक 3 कार्बन है और दरमियान में हाइड्रोक्सल है, तो 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोप। तो प्रोप से हमारा 3 कार्बन इन हमारे पास शो करता है कि ये हमारे पास कोई भी इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए ये प्रोपेन कहलाया। तो 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सल ग्रुप पर लगा हुआ है, तो इसलिए उसको प्रोपानोल कहेंगे। तो आखिरी ये आगे चल के जब रूल पढ़ेंगे इसके अल्कोहल के तो आपको चीजें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पर इसको करते कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन फॉर्म अल्काइल रेडिकल। अगर कोई भी अल्केन क्लास का मेंबर है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए तो रिजल्टेंट जो हमारे पास माइटी डिपेंड कर रही है या ऑब्टेन्ड होती है वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, नेम है, फार्मूला क्या होगा, एब्रिविएशन क्या होगा। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो नंबर 1 कार्बन 1 होगा तो उसको हम मिथाइल बोलते हैं और उसका फार्मूला होगा CH3-। अब ये जो डैश है ये एक्चुअली बॉन्ड को शो करता है कि ये किसी न किसी चेन के साथ अटैच है, तो ये रेडिकल कहलाएगा। इसी क्योंकि आप देख सकते हैं कि CH3 एक कार्बन लेस है एज कंपेयर टू स्टेबल CH4 के साथ से, तो ये मिथाइल रेडिकल कहेगा, या इसको Me लिखेंगे, या फिर इसको अगर ऐसा कोई कंपाउंड CH3 पाया जाता है तो उसको मिथाइल लिख सकते हैं। नंबर 2 अगर कार्बन नंबर चेन के अंदर 2 कार्बन है तो इथाइल कहलाएगा, उसका फार्मूला होगा C2H5, उसको हम इथाइल लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो फिर 2 तरह के फार्मूले डेवलप होंगे, एक प्रोपाइल होगा जहां पर तीनों कार्बन एक लाइन में लगी हुई होंगी जैसे CH2 CH2 CH3। लेकिन अगर यहाँ पर ऑर्डर सेम ना हो तो इस तरह का हो CH उसके साथ बॉन्ड हो, दोनों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि ये आइसोप्रोपाइल है। इसी तरह 4 है तो 4 कार्बन अगर सीधी अटैच है तो उसको हम कहेंगे N-ब्यूटाइल। अगर दूसरे हैं, अगर एक कार्बन चेन में है तो आइसोब्यूटाइल, और ये टर्शीब्यूटाइल में भी हो सकते हैं। आगे जाके जब नोमेनक्लेचर आएगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अच्छा, 5 कार्बन होंगे तो स्ट्रेट चेन होगी, एक ही मेंशन किया गया है तो उसके अंदर एक है, हालांकि इसके साथ बाकी भी है, इसके साथ आइसोपेंटाइल भी है, न्यू पेंटाइल भी है, टर्शी पेंटाइल भी है, सारे पेंटाइल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शो किया गया है
क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इसके आइसोमर जो उसको लिखने के मेथड्स हैं वो चेंज होते हैं। तो या उसके जो टाइप्स है जिसके साथ हम उसको कोई ना कोई एब्रीविएशन या एडिशनल लगा के उसको शो कर सकते हैं, तो ये काफ़ी है। तो लेकिन यहाँ पर भी आप होंगे, अब जगह स्पेस लिमिटेड है इसलिए यहाँ लिखा नहीं गया, तो पेंटाइल का एक वर्जन लिख दिया गया है जो कि एन पेंटाइल है। इसी तरह हेक्साइल का, इसी तरह हेप्टाइल का, ऑक्टाइल का, नॉन आयल का, जेडिकाइल का। ये नंबर ऑफ कार्बन होने के शो करता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे और उसकी कार्बन की चेन लेंथ को कैसे शो किया जाएगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ कार्बन 10 तक है, डिकाइल है। अगर 12 होगा तो अनडिकाइल है, अगर 12 होगा तो डू डिकाइल है। अच्छा, इसी तरह नंबर ऑफ 20 कार्बन का चेन होगा तो आइकोसेन है। अच्छा, 21 होगा हेन आइसोकोसेन। अगर क्योंकि अब जो ना 21 कार्बन है ये लिखा है आइकोसेन है, ये आइसोसेन लिखा हुआ है लेकिन ये आइकोसेन है, आइकोसेन है। एस लग रहा है, एस लिखा हुआ है लेकिन इसको करेक्ट करने की जरूरत है, ये सी है। अगर तो कार्बन नंबर 22 होंगे तो ड्यूकोसेन। इसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन 30 होंगे तो ट्राई अकाउंटेन कहलाएगा, 40 होंगे तो टेट्रा अकाउंटेन। इसी तरह अगर 50 होंगे तो पेंटा अकाउंटेन, 60 होंगे तो हेक्सा अकाउंटेन। तो ये जहाँ पर सारे का सारा किस तरह कितने कार्बन पाए जाते हैं वो सारे का सारा आप लोगों को या मेंशन कर दिया गया है कि नंबर ऑफ कार्बन में है तो कितना हम उसको आगे किस तरह शो करते हैं। 100 कार्बन होगा तो हेक्टेन कहलाएगा। आगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक दिया गया है कि ये कैसे ऑब्टेन्ड हुए हैं। लिखा है यूनिवैलेंट रेडिकल ड्राइव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड अनब्रांच्ड acyclic hydrocarbon by removal of hydrogen from a terminal carbon atom are named by replacing the end of the hydrocarbon by I। तो ये लिखने का मेथड है कि किस तरह ये डेवलप किस तरह हुए हैं और ये आगे से लिखने का स्टाइल भी क्या है। अच्छा, आगे फर्दर एक लाइन लिखी हुई है कार्बन एटम विद द फ्री वैलेंस इज नंबर 1। हाँ, ये आगे चल के आपको एक बार बार जरूर पढ़ना का पड़ेगा। अगर जो इसका फ्री रेडिकल का जो रेडिकल का पहला कार्बन वो कहलाएगा जो चेन के साथ अटैच है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते लेकिन जो चेन के साथ अगर कार्बन अटैच है वो ऑलवेज फर्स्ट होगा। यहाँ पर आगे भी लिखा है एज अ क्लास दीज रेडिकल्स आर कॉल्ड नॉर्मल आर अनब्रांच्ड चेन अल्काइल। आगे एग्जांपल दी गई है, अगर 132 कार्बन पाया जाता है एक कंपाउंड में है तो डू का मतलब 2, ट्राईअकाउंटेन का मतलब 30 और हेक्टेन का मतलब 100। इस तरह हर एक को चीज़ों को आप देखें तरतीब से लिखा गया है। एक ऐसी कार्बन चेन है जिसके अंदर 132 कार्बन बने हैं। दो ट्राई अकाउंटा, दो ट्राई अकाउंटा, दो ट्राई अकाउंटा 30, ये 32 हो गए। आगे हेक्टेन। इस तरह 132 कार्बन की चेन डेवलप हो जाएगी। तो जितने भी जिस तरह के भी नंबर दिया गया है उसी बेस पर उसका नाम भी लिखा जाएगा। यहाँ कुछ जो पीछे से ग्रुप दिए गए थे मिथाइल, इथाइल, प्रोपेल, यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर दी गई है। जैसे मिथाइल है तो CH3 बॉन्ड या डैश या रेडिकल कह लें, और ये लेकर आगे मीथेन आगे उसका नेम दिया गया है आगे टर्मिनल पे तो वो CH4 है। इसी तरह C2H5 है, ये रेडिकल है तो इथाइल है। अगर H यहाँ मौजूद होगा तो ये इथेन कहलाएगा। प्रोपाइल है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है। अगर हाइड्रोजन मिस है रिमूव किया गया है तो ये हमारे पास रेडिकल है। अगर यहाँ हाइड्रोजन मौजूद सर आपकी आवाज कम हो गई है, दोबारा बोले, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा, अगर हमारे क्या होता था कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया हो तो अगर हमारे पास इस तरह कार्बन 3 कार्बन है और स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो ये हमारे पास N प्रोपाइल है। यहाँ पर प्रोपाइल के साथ N नहीं लिखा हुआ, ये N प्रोपाइल है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर।
बेटा इशू तो मेरे पास ऐसा सच कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि इशू नहीं है, बाकी लोगों के साथ भी ये इशू है। सर आ रही है हमें तो क्लियर। तो बेटा फिर अगर आपको सिंगल इशू है तो फिर हो सकता है कि आपके एंड पे ही कोई मसला हो, क्योंकि अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो बेटा ये पूरे जितने भी स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो सबके साथ इशू आना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ इशू आ रहा है तो इट मीन हो सकता है कि उसी का अपना कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। अच्छा एन प्रोफाइल है, अगर यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास जो CH2 के साथ साइड पे बॉन्ड फ्री है, तो इसीलिए इसको एन प्रोफाइल पीछे लिखा हुआ है, ये देखें आपने सबसे CH2 CH3 आगे लिखा हुआ है, प्रोफाइल इज इक्वल टू एन प्रोफाइल। तो PR भी लिखा जाता है, PR का मतलब अगर सीधा सीधा लिखा गया तो हम उसको एन प्रोफाइल ही कंसीडर करेंगे। अगर IPR लिखा हुआ, अगर PR के ऊपर टॉप पे I लिखा गया है, PR के ऊपर P के ऊपर I लिखा हुआ है छोटा सा करके, तो आगे PR है, तो फिर इसका मतलब है आइसो प्रोफाइल है। अगर इसी के ऊपर कई दफा N लिखा होता है तो N प्रोफाइल, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको सिंपली N प्रोफाइल कंसीडर करेंगे। सेम केस ब्यूटाइल का है, अगर N लिखा हुआ है तो तब भी, अगर नहीं लिखा हो तब भी हम N ब्यूटाइल करेंगे। अगर इसके B के ऊपर साइड पे I लिखा हुआ है छोटा सा तो वो आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा। अगर इसी B के ऊपर T लिखा हुआ है तो टर्शीयल ब्यूटाइल कहलाएगा। मीन जो भी चीज होगी वो बताई जाएगी आगे चल के। अब आप देखें कि CH2 के साथ बॉन्ड है तो एन प्रोफाइल, और यहाँ पर आप देखेंगे CH के साथ बॉन्ड है, अब टर्मिनल के साथ बॉन्ड नहीं है, दरमियान वाली के साथ है, ये आइसो प्रोफाइल है, पाई प्रोफाइल कहलाएगा। यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, हम दोनों को एक नाम नहीं दे सकते। लेट्स सपोज हम 3 कार्बन चेन तो कहते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि कार्बन फ्री कौन सी है जो जाके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, टर्मिनल या फिर मिडल होगी तो आइसो, टर्मिनल होगी तो एन। अच्छा आगे इसी तरह अगर एन ब्यूटाइल का देखें तो 4 कार्बन चेन में लगी हुई है सफेद चेन में, तो एन ब्यूटाइल कहलाएगा। अच्छा आगे उससे अगले भी मॉलिक्यूल पे आ जाए तो CH3 जो है साइड पे निकल गया है, 3 कार्बन चेन है और साइड पे CH3 निकल गया, टोटल 4 कार्बन रहेंगी, तो इसी तरह ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। अगर इसको आइसोब्यूटाइल को देख सकते हैं कि CH है, CH 2 मिथाइल के साथ अटैच है, फिर CH2 है जो अटैच हो रहा है, ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। अच्छा जी आइसोब्यूटाइल कहलाएगा कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो अटैच्ड कार्बन CH2 है, वो जो अटैच्ड कार्बन है वो CH2 है। अब ये क्लियर करें कि सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में फर्क क्या है। ये पहले एग्जांपल जो है वो आइसोब्यूटाइल के, जिसके अंदर जो मिथाइल है CH2 अटैच है अपनी चेन के साथ। अगर यही CH अटैच हो, यहाँ भी देखिए हम कार्बन में 3 कार्बन चेन में है और चौथी कार्बन ब्रांच में है, लेकिन ब्रांच वाली पोजीशन का फर्क है। पहले में मिडल वाली कार्बन पे CH3 था, अब उस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है जो जाके किसी के चेन के साथ अटैच होगी, तो ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए नीचे आगे दिया हुआ है, आगे एन ब्यूटाइल देखिए सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो अगर हमारे पास CH3 आ जाएगा तो ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, CH3 ब्रांच के तौर पर आएगा तो हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम इसको आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा कि एक मिथाइल ब्रांच के तौर पर मौजूद है। अच्छा आगे चल के आप देख सकते हैं कि टर्शीयल ब्यूटाइल है, CH3 का दरमियान में कार्बन है और 3 मिथाइल अटैच हैं चारों तरफ, और एक वो जो सेंट्रल कार्बन है वो फ्री बॉन्ड रखती है, तो ये टर्शीयल ब्यूटाइल कहलाएगा। इसी तरह ये पेंटाइल का है, पहला देखिए स्ट्रेट चेन है तो एन पेंटाइल, अगर एक मिथाइल अटैच है जिस तरह आइसोब्यूटाइल का हुआ था तो ये आइसोपेंटाइल कहलाएगा। और इसी तरह ये सेकेंडरी पेंटाइल भी आप देख सकते हैं कि आगे लिखा हुआ है जब ये उस कार्बन से अटैच है CH3 जिसने चेन के साथ अटैच होना है, तो ये सेकेंडरी पेंटाइल। और यहाँ पर एक एडिशनल है, यहाँ पर देखें कि एक 3 कार्बन अटैच हैं सेंट्रल कार्बन के साथ और CH2 है, CH2 अगर जाके अटैच हो चेन के साथ ये हमारे पास न्यू पेंटाइल कहलाएगा। लेकिन अगर टर्शरी कार्बन जाके अटैच हो हमारे पास उस चेन के साथ यहाँ पर ये अटैच है होनी है, तो वो अगर जाके अटैच होगी तो ये टर्शरी पेंटाइल कहलाएगा। तो ये देखिए हर इसके अंदर जो है तो 5 कार्बन ही, लेकिन 5 कार्बन को लिखने का हर एक का मेथड अपना है, तो हर एक को जब लिखा जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ये किस तरह की चेन है, पेंटाइल है, एन पेंटाइल है, आइसोपेंटाइल है, सेकेंडरी पेंटाइल है, न्यू पेंटाइल है या टर्शरी पेंटाइल है। ये जितनी है
उतने बताया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि मीथेन के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं थी, इथेन के अंदर कोई ब्रांच नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रोपान पे पहुंचे तो एक की बजाय दो नाम आ गए। अगर जब हम टर्शियरी ब्यूटाइल की जगह गए तो वहाँ पर दो की बजाय तीन बल्कि चार ही आ गए हैं वहाँ पर। आगे एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, स्कैंडी ब्यूटाइल और टर्शियरी चार आ गए। न्यू पेंटाल की तरफ जाए तो यहाँ से 5 आ गए। तो इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखो स्केलेटन वही है, 6 कार्बन चेन लेंथ है, लेकिन अब उसके जो आइसोमर्स बन रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर आगे से बढ़ता जाएगा, क्योंकि आइसोमर्स की या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जहाँ 5 कार्बन तक लिखे हैं और 5 कार्बन के एटलीस्ट 5 शो किए गए हैं। इसी तरह एन हेक्सेन है, 10 हेक्सेन से हेक्साइड, और ये लिखा हुआ है एन हेक्साइड, यहाँ पर 6 की 6 कार्बन एक सेपरेट लाइन है। और आगे से आइसो हेक्साइड का लिखा गया है कि यहाँ पर एक जो कार्बन है वो एज अ ब्रांच मौजूद है, तो इसलिए इसे आइसो हेक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे बहुत सारे बनेंगे इसके, लेकिन हम उनको सारे को लिख नहीं सकते, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं। लिखे बाकी भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आस्ता आस्ता इस तरह तो बढ़ता ही जाएगा, कहीं ना कहीं रोकना तो है, तो यहाँ पर रोक दिया गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी कंपाउंड्स दिए गए हैं जो अगर ब्रांच में मौजूद हों तो उनको किस तरह लिखा जाएगा या किस तरह बोला जाएगा, यहाँ शो किए गए हैं। यहाँ पर आप देखें कि HC ट्रिपल बॉन्ड C है, तो क्योंकि ये हमारे पास ये अगर इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद होगा या ग्रुप आएगा कंपाउंड के अंदर तो इथाइनाइल कहलाएगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर मौजूद है। अगर फिर अगेन HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CI2 यहाँ पर आ जाता है तो 2 पहले इथाइनाइल कहलाएगा। तो आप यहाँ पर 3 कार्बन चेन है, क्योंकि 2 कार्बन चेन के लिए F यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो 3 कार्बन आ जाएगा, तो प्रोपाइनाइल कहलाएगा। 3 कार्बन मौजूद है, और 3 कार्बन ये भी इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद है, वो 2 पोजीशन पे मौजूद है। अगर ये पहली पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर 2 प्रोपाइनाइल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 प्रोपाइनाइल लिखा जाएगा। ये पोजीशन बताना जरूरी है कि ट्रिपल बॉन्ड किस जगह पे पाया जाता है। और जो हमारे पास अटैच कार्बन होगी किसी के चेन के साथ, तो वो ऑलवेज फर्स्ट कार्बन होगी। ये आगे चल के नॉमेनक्लेचर जब लिखेंगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि अटैच कार्बन ऑलवेज फर्स्ट होगी, उसके बाद जितने भी कार्बन या उसकी पोजीशन शो करनी है वो उसके बाद आगे कार्बन सीक्वेंस से मूव होती रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया CH3 है, CH डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आप देखें कि डबल बॉन्ड उस कार्बन पे अटैच है जो कार्बन ऑलरेडी चेन के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, तो पहली कार्बन 1 कहलाएगी, यही 1 कार्बन जाके चेन के साथ अटैच होगी और डबल बॉन्ड भी इसी पे है, इसीलिए 1 प्रोपिनाइल। यहाँ पर देखिए नंबर लफ्ज चेंज हो गया है। पहले था हमारे पास प्रोपाइनाइल, ट्रिपल बॉन्ड था तो Y आया था, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो E आ गया। तो ये जिस तरह का नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उसी तरह का आपका वर्ड यूज करेगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन प्रोपिनाइल, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा इथाइनाइल या प्रोपाइनाइल। इसी तरह अगर आप चले जाएं 4 कार्बन चेन है, तो 4 कार्बन चेन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक फ्री कार्बन है और दरमियान में 2 कार्बन पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरह ये 2 ब्यूटेनाइल बनेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। इसी तरह आप अगर चले जाए यहाँ पर एक कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन शो तो किया गया, लेकिन अब ना यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिस हो गया इसे नेक्स्ट वाले वन में। यहाँ पर अगर 4 कार्बन है और 4 कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड तो लिखा हुआ है डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ से मिस हो गया है। तो हाईलाइट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा, ये कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से पता चल जाए।
अच्छा यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिस है और इसीलिए लिखा बॉन्ड 3 ब्यूटाडाइइनाइल, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से डाइइन आया। आगे चल के जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कीन की तो वहां पर आपको पता चल जाएगा डाइइन किस तरह लिखा गया। मीन के ओवरऑल हमें अगर इस तरह ऑलवेज कार्बन जो फर्स्ट है, हमने डबल बॉन्ड उस चेन के अंदर जितने भी पाए जाते हैं उतने में भी मेंशन करना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला लफ्ज यूज करना है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला यूज करना है। तो इसी अगर दोनों पाए जाते हैं तो फिर दोनों के लिए यूज करेंगे। अच्छा उससे नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए तो हमारे पास 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो पेंटिनाइल है। अच्छा अगर इससे आगे हैं तो एक चेन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 4 पोजीशन पे है, तो दोनों को शो करेंगे। यहाँ लिखा है 2 पेंटीन 4 YNI, दोनों को यहाँ पर आप देखें, पहले हमने डबल बॉन्ड को शो करा 2 पेंटीन और फिर ट्रिपल बॉन्ड को 2 अनाय। तो इस तरह जिस तरह की क्लासिफिकेशन होगी या जिस तरह का बॉन्ड होंगे उस तरह का हम आगे शो करेंगे। यहाँ से हमने बेसिक तकरीबन डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पर अब नोमेनक्लेचर के एक्चुअल रूल शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास आज के लेक्चर का टाइम भी हो गया है, हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट इसको देखेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो रूल हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू होंगे, जो पहले रूल पढ़ लिए पहली क्लास के लिए वो दूसरी क्लास के लिए ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे। अगर न्यू रूल डेवलप अगर चाहिए होंगे तो उस क्लास के लिए न्यू रूल ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रूल ऐड होते जाएंगे, पहले खत्म नहीं होंगे, पहली क्लास वाले खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले इसीलिए हमने सिंपल से स्टार्ट किया है ताकि चेन को लिखने का तरीका पता चल जाए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो रूल ऐड होते जाएंगे, लेकिन पहले भी बरकरार रहेंगे, पहले वैसे के वैसे ही होंगे और वो शामिल होंगे। अच्छा यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हम लेक्चर आज का यहाँ पर स्टॉप करें।